मैम की सबसे टफेस्ट फ्लाइट कौन सी थी? फ्लाइंग वो थी जो मैं करना चाहती थी एंड आई गॉट इट आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 4 years ऑफ वेट। तो अगर आप फुल सर्विस एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रही हैं तो आप अपने लिए अपनी पसंद का एक मील रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली वी यूज्ड टू कॉल देम पटेल फ्लाइट्स। पटेल। हाँ, सबसे ज्यादा इजीएस्ट फ्लाइट कौन सी थी जहाँ पे आपको लगा हाँ ये तो मैं इजीली कर सकती हूँ? 20 minutes में हमें हार्डली 10 minutes मिलते थे to distribute the sandwiches and to collect the wrappers. So have you ever seen when they slaughter the chicken? So when they take the head off to it, then you see that जो चिकन होता है वो छटपटाता है काफी देर। एक कस्टमर है जिन्होंने बोर्डिंग के टाइम पे मुझे बोला कि मैंने स्पेशल मील रिक्वेस्ट नहीं किया है बट मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। बट जब मैंने कस्टमर को सर्व किया तो उन्होंने अपने साथ वालों की ट्रे में देख के मुझे बोला कि तुमने मुझे ऑफर नहीं किया। तो देन ही पॉइंटेड आउट। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लाईकास्ट। आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार दिया और आपकी रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो होने वाली है सिर्फ फ्लाइंग के किस्सों पे। एक क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मैम की सबसे टफेस्ट फ्लाइट कौन सी थी। मैम आप मुझे पहले ये बताओ कि सबसे टफेस्ट फ्लाइट आपकी कौन सी थी? आपको लगा हो कि अब तो ये पता नहीं कहाँ आके फंस गई हूँ मैं और मुझे घर जाना है वापस से, ऐसा कुछ? शीतल, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मैं कहाँ के फंस गई हूँ। ऐसी फीलिंग आई थिंक कभी नहीं आई क्योंकि फ्लाइंग वो थी जो मैं करना चाहती थी एंड आई गॉट इट आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 4 years ऑफ वेट। तो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं करना चाहती थी बट हाँ टफ फ्लाइट्स होती थी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूएस फ्लाइट्स की तो डिमांडिंग फ्लाइट्स होती थी और बहुत तरीके की चीज़ें होती थी। अगर मैं यूएस फ्लाइट की स्पेशली बात करूँ तो हमारी एक फ्लाइट के ऊपर लेट्स से अगर 250 कस्टमर्स हैं तो 150 स्पेशल मील रिक्वेस्ट होती थी। अब उन व्हाट इज स्पेशल मील, क्या होता है? स्पेशल मील इज लाइक अगर मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ और मैं नहीं वेट करके देखना चाहती कि एयरलाइन क्या सर्व कर रही है या मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, तो अगर आप फुल सर्विस एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रही हैं तो आप अपने लिए अपनी पसंद का एक मील रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेशल मील और ये फैसिलिटी सिर्फ फुल सर्विस एयरलाइन के पास ही अवेलेबल होती है। और अगर ज़्यादा जानना है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको कि क्या होते हैं स्पेशल मील्स। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे एंड स्पेशली वी यूज्ड टू कॉल देम पटेल फ्लाइट्स। पटेल? हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोग विद द सरनेम ऑफ पटेल्स यूज्ड टू फ्लाई ऑन द फ्लाइट विद अस एंड वी यूज्ड टू डील विद ABMLs, जैन मील्स, BGMLs, अ लॉट ऑफ देम। अब आप सोचो ना, एक गैली में मेरे पास 2 कार्ट्स हैं या 3 कार्ट्स हैं तो मुझे हर कार्ट इंडिविजुअल कार्ट्स को पे स्पेशल मील को लोड करना पड़ता था मैनुअली। तो स्पेशल मील्स के बड़े बड़े कार्ड्स आते थे, उनमें से निकालना और फिर PIL को चेक करना और उसमें ये देखना कि कौन सा वाला मील किस क्रू को चाहिए अपनी सर्विस के अंदर। उस हिसाब से पहले ट्रेस को अरेंज करना, फिर उसके बाद उनके जो हॉट कैसरोल्स होते हैं उनको मैनेज करना, तो बहुत टफ होता था। तो वो फ्लाइट्स पे तो मुझे याद है कि लोग हमारा आधा क्रू जो बोर्डिंग कर रहा होता था और गैली ऑपरेटर मेस्ड रहता था उस स्पेशल मील्स के अंदर ही कि हम उनको अच्छे से कार्ट्स में लगा सकें। तो एक ही गैली ऑपरेटर होता है फ्लाइट में, मतलब जो गैली में काम कर रहा होता है? नहीं, डिपेंड करता है, जितनी गैलीज होती है उतने गैली ऑपरेटर होते हैं। ओके। सो अगर मैं 777 की बात करूँ ER एक्सटेंडेड रेंज की तो 3 गैलीज होती हैं इकोनॉमी के लिए। अगर मैं LR की बात करूं तो उसमें सिर्फ एक ही गैली होती है पीछे। 787 LR TR आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि मुझे तो फिर भी समझ आ जाएगा, पब्लिक को तो वैसे नहीं समझ आएगा। टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं। आप में से जो लोग फ्लाइंग ज्वाइन करेंगे और एयरलाइंस की ट्रेनिंग्स करेंगे तो आपको उसके अंदर जरूर बताया जाएगा। ये एक्चुअली जैसे वेरिएंट्स होते हैं हमारी गाड़ियों के। आप अगर मैं ग्रैंड I-10 की बात करूं तो ग्रैंड I-10 मैनुअल वाली है, फिर ग्रैंड है, फिर स्पोर्ट्स कार है उसी के अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के जो हम फ्लाई करते हैं और हर वेरिएंट्स के हिसाब से जो साइज होता है उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं, प्लस सीटिंग के अंदर डिफरेंसेस आते हैं एंड देन गैली के अंदर भी। तो जो इंटीरियर होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ER मीन्स बड़ा एयरक्राफ्ट, जिसमें हमारे पास इकोनॉमी में ऑल्सो 300 कस्टमर्स होते थे ऑलमोस्ट। LR मीन्स लॉन्गर रेंज। लॉन्गर रेंज के अंदर नियर अबाउट 217 कस्टमर्स होते थे इकोनॉमी में और बिजनेस क्लास में 42 कस्टमर्स। तो हम ER के ऊपर जाते थे बिकॉज उसमें बंकर्स होते थे और हमें रेस्ट भी मिलता था फ्लाइट पे। सो US फ्लाइट्स मिस होती थी। सबसे मुश्किल टफेस्ट रोल आपका क्या होता था, गैली ऑपरेटर का या फिर सर्विंग का? गैली ऑपरेटर का आई थिंक, बिकॉज गैली इज लाइक बैकबोन ऑफ द फ्लाइट। अगर आपका गैली ऑपरेटर अच्छा नहीं है, उसने टाइम पे मील्स हीट नहीं किए, आपके कार्ड्स लोड नहीं किए या जो भी चीजें एज पर सर्विस डिजाइन आपके कार्ड्स के अंदर नहीं है तो देन यू स्क्रू। कई बार हम कोशिश करते थे इस तरीके की फ्लाइट्स के लिए जो चैलेंजिंग हमारी ये फ्लाइट्स होती थी, हम उसके लिए प्रेफर करते थे कि कोई 6 months फ्लाइंग वाला क्रू हो हमारे साथ या 1 year फ्लाइंग वाला या 1.5 year फ्लाइंग वाले ऐसे लोग हो जिनको हम गैली दें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बीइंग अ सुपरवाइजर आपको सिर्फ कैबिन ही नहीं देखना, आपको गैली भी देखनी है। यू लीडिंग द टीम, यू लीडिंग कस्टमर्स, तो हर तरीके से देखना पड़ता था कि यार जो भी हो एटलीस्ट वो पर्सन केपेबल इनफ हो
अदरवाइज सर्विस पूरी मैसअप हो जाती थी। बिकॉज आप इमेजिन करो कि हर इंसान, आप एक दूसरे पे, टीम वर्क यही होता है ना कि आप एक दूसरे पे रिलाई करते हो कुछ चीजों के लिए। अब इमेजिन अगर मेरा गैली ऑपरेटर अच्छा नहीं है तो पूरा कैबिन रिलाई करता है गैली ऑपरेटर पे, उसकी स्पीड पे, उसकी फेयरनेस पे और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे। और अगर वही ठीक नहीं है तो आप सोचो, जो कार्ड लेके कैबिन में चला गया, अब टीम तो फिर भी शायद अंडरस्टैंड कर लेगी, कस्टमर्स के लिए डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। समटाइम्स दे आर नॉट इन अ मूड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ऑल दे वांट इज द सर्विस। तो वहां पे फिर कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, अदर चैलेंजेस आ जाते हैं फेस करने के लिए। ओके। और सबसे ज्यादा इजीएस्ट फ्लाइट कौन सी थी जहाँ पे आपको लगा हाँ ये तो मैं इजीली कर सकती हूँ? देखो, इजी बहरीन फ्लाइट होती थी, सबसे छोटी फ्लाइट हमारी, विच यूज्ड टू बी ओनली 20 मिनट्स फ्लाइट। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम उस फ्लाइट पे भी इमेजिन 20 मिनट्स में हमें हार्डली 10 मिनट्स मिलते थे टू डिस्ट्रीब्यूट द सैंडविचेस एंड टू कलेक्ट द रैपर्स, जो भी वेस्ट होता है कलेक्ट करने के लिए। तो वी यूज्ड टू रन ऑन दैट फ्लाइट लाइक अ हेडलेस चिकन। हम कैबिन क्रू में ऐसा, हमारी एक स्लैंग्स होती थी जो हम आपस में यूज करते थे और इस तरीके से बात करते थे। सो वी यूज्ड टू बी हेडलेस चिकन ऑन द फ्लाइट। What is headless chicken? Headless chicken is like, have you ever seen when they slaughter the chicken? So when they take the head off to it, then you see that जो चिकन होता है वो छटपटाता है काफी देर तक। तो बस हम ऐसे ही होते थे, भागे चले जा रहे हैं इस गैली से उस गैली, कॉल करके पूछ रहे हैं तुम्हारे पास मील्स है कि नहीं है, तुम्हारे पास ये है कि नहीं है, कोई स्पेशल मील हो, कुछ नहीं मिल रहा हो। तो वी यूज्ड टू कोऑर्डिनेट अमंग्स टीम मेंबर एंड वी यूज्ड टू रन। तो ये एक सेइंग होती थी हमारी हेडलेस चिकन वाली, कि भाई यू आर रनिंग लाइक अ हेडलेस चिकन। सो मेरा मुझे तो ऐसा लगता है सबसे मुश्किल फ्लाइट्स यही होते होंगे, फिर भी आप लॉन्ग अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में आप कर सकते हो काम इजीली। हाँ, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। तो मान लो अगर आपकी सर्विस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा डिले हो जाएगी तो इट इज परफेक्टली ओके। बट अगर फ्लाइट ही 20 मिनट की, आप कहाँ जाके डिले करोगे? तो आपके पास टाइम ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कैबिन क्रू इंटरव्यू में भी जब लोग जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इट्स एब्सोल्युटली important, it's vital for airlines reputation and also for the services also that you're going to conduct. So this is something that the airline cannot compromise upon. वो चीज होती है। So easiest flight में यही थी, छोटी सी। फिर बाद में एयरलाइन ने क्या किया, उन्होंने सर्विस चेंज कर दी। तो बाद में ये हुआ कि हम सिर्फ ड्रिंक्स सर्व करते थे आफ्टर टेक ऑफ, वो भी पैक कपलेट्स जैसे होते हैं, जैसे इंडिया में भी कप्स आते हैं वाटर के, तो ऐसे पैक्ड कपलेट्स आते थे वाटर एंड ऑरेंज जूस के। सो वी ओनली हैड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। और अगर कलेक्शन के टाइम पे किसी ने उसको नहीं भी कोई ईटेबल नहीं होता था, ईटेबल्स देने हमने बंद कर दिए। ओके। तो वो इजी हो गई थी। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने इंडिया में फ्लाई किया है या जो लोग कर रहे हैं, इट्स रियली टायरिंग। क्योंकि जो ये इस तरीके के छोटे सेक्टर्स होते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा टायरिंग होते हैं, बिकॉज यू आर रशिंग for boarding also, you're rushing, and after boarding also you need to ensure customers are settled down, you need to do your checks, you need to perform certain duties, then you take off, and within like 15-20 minutes you're again preparing the cabin to land. तो customers भी उतने में settle down नहीं हो पाते कि आपकी लैंडिंग की बारी आ जाती है, आप फिर कैबिन के अंदर फिर कस्टमर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, उनको सेटल डाउन कर रहे हो, एंड देन यू लैंड। और अगर ऐसे 2-3 सेक्टर्स करने पड़ जाए तो मुझे लगता है वी यूज्ड टू क्रिप द मोस्ट इन दैट। लेकिन आप तो इंटरनेशनल एयरलाइन में थे, जो लोग अभी इंडिगो में काम कर रहे हैं, अकासा में काम कर रहे हैं, ऐसी छोटी एयरलाइंस में जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उनकी एक दिन के 6 सेक्टर्स होते हैं, कई बार 4 सेक्टर्स होते हैं, तो सेम चीज 4 बार रिपीट करनी पड़ती है उन्हें, तो उनके लिए तो और मुश्किल होता होगा। दैट इज व्हाई आई से मेनी अ टाइम्स, मैंने अपनी वीडियोस में भी बोला है ना कि कतर एयरवेज की जॉब ब्लेसिंग थी। वो इसीलिए थी बिकॉज जब हमने ऐसे लोगों के साथ फ्लाई किया जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से आए थे, चाहे वो इंडिगो का क्रू था, स्पाइसजेट का क्रू था, मेरे कुछ बैटमेट्स थे जो किंगफिशर के भी क्रू थे, जेट एयरवेज के क्रू थे हमारे साथ, तो तब पता चला कि चैलेंजिंग इंडियन फ्लाइट्स हैं। क्योंकि जब आप सेम नेशनैलिटी के साथ फ्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैशेस जो है, जो आजकल काफी रील्स में भी आ जाते हैं, कई बार कैबिन क्रू और कस्टमर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? बिकॉज आप सेम नेशनैलिटी के साथ फ्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होते हैं। और आप इमेजिन करो ना, मी एज अ पर्सन, अगर मैं सेम ही तरह की प्रोफाइल को कस्टमर्स को डेली बेसिस पे फेस कर रही हूँ, तो शायद जो मेरा मेंटल पीस या फिर जो मेरा लेवल है कामनेस का, वो वहां नहीं रहेगा जहाँ होना चाहिए। But flying with an international, once in a while when we used to do these sort of sectors, so it was piece of cake for us. हमें लगता है ठीक है यार, एक ही तो फ्लाइट है, कोई बात नहीं। और आपके पास इतनी समझ भी होती है, आप काम होते हो ऑलरेडी, वो चीजें आपको ट्रिगर नहीं करती, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो चीजों को। तो वो इसीलिए आया बिकॉज जो हमने जिस तरीके से फ्लाइंग करी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और इंडियन सेक्टर में यही चीज है। और इनफैक्ट ऐसा इंडियंस के साथ नहीं है। मैं ये भी चीज बताती हूँ, जब हम जापानीज सेक्टर्स करते थे, चाइनीज सेक्टर्स करते थे और इवन कोरियन सेक्टर्स करते थे, तो जो कोरियन क्रू होता था, जापानीज या फिर चाइनीज क्रू होता था, वो भी दे यूज्ड टू फेस द सिमिलर थिंग
Like I think people when they see the same nationality, they have this thing like ego clashes on the flight between customer and staff also. ओके और इनफैक्ट ये तो मैंने अपने भी एक फ्लाइट पे यूएस बैक टू दोहा में आई फेस्ड विद एन इंडियन कस्टमर, क्योंकि हमें फिर कहीं ना कहीं लगता है दैट आई एम अ कस्टमर एंड आई कैन पुट द अदर पर्सन डाउन. सो क्या हुआ था, आप थोड़ा शेयर करो हम लोगों के साथ. फ्लाइट आई थिंक वॉशिंगटन की फ्लाइट थी. हम कतर के साथ वी यूज्ड टू कवर 5 डेस्टिनेशंस, जिसमें वॉशिंगटन था, न्यूयॉर्क जाते थे हम, ह्यूस्टन जाते थे, टेक्सास, एंड देन लेटर ऑन वी स्टार्टेड फिलाडेल्फिया एंड शिकागो एज वेल. सो इट वाज अ फ्लाइट फ्रॉम वॉशिंगटन बैक टू दोहा, और मैं सुपरवाइजर बन चुकी थी. तो होता क्या है ना कि जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो बहुत सारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन चीजें आपको पता चल जाती हैं, प्लस आप कस्टमर सर्विस के अंदर ही आपको थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो यू नो हाउ टू मैनिपुलेट द सिचुएशन, यू नो हाउ टू टैकल द कस्टमर वेदर इट्स इजी और द टफ वन. सो मैं लेफ्ट साइड ऑफ द आइल में सर्विस कर रही थी, और राइट साइड ऑफ द आइल में भी जो लड़की थी मेरे साथ, जो क्रू थी, वो इंडियन ही थी, एंड आई थिंक हर नेम वाज सोनिया और समथिंग विद एस, आई कैन रिकॉल इट प्रॉपर्ली, बट एस से ही कुछ नाम था, एंड शी वाज डूइंग द सर्विस एज वेल. सो देयर वाज दिस इंडियन कस्टमर थे वहां पे, और मैं जिस कस्टमर को सर्व कर रही थी उसने मुझे बताया कि दिस फेलो इज गिविंग हार्ड टाइम टू योर क्रू. So she actually brought it to my notice because I was busy doing my service because I had customer to serve on both the sides. तो जब मैंने इस तरफ मिडल ऑफ द आइल में देखा कैबिन में, सो वो नीचे फ्लोर पे बैठ के, मतलब हम जब भी कस्टमर से बात करते थे, ज़्यादातर हम कस्टमर सर्विस में लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि अगर मैं खड़ी हूँ और कस्टमर बैठा है और मैं आपके सर पे खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, तो यू मे नॉट फील कंफर्टेबल बिकॉज यू हैव टू लुक लाइक दिस टू द कैबिन क्रू, यू नो. सो आउट ऑफ कर्टसी एंड रिस्पेक्ट हम ऐसा करते थे, हम आइल में नील डाउन हो जाते थे कि ताकि आई कांटेक्ट बन पाए और कस्टमर से आराम से बात कर सके. तो मैंने उसको देखा कि वो नील डाउन करके आइल में बैठी हुई है, एंड शी वाज बीइंग अपॉलोजेटिक टू द कस्टमर. तो मुझे लगा मैं उससे पूछूं कि क्या हुआ. तो मैंने जैसे ही उसको बुलाया, तो ये कस्टमर जो इंडियन थे, इंस्टेड ऑफ शी सेइंग समथिंग, ही रिएक्टेड एंड ही सेड एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. सो मुझे लगा कि भाई बात तो मैं भी नहीं आपसे कर रही. तो मैंने प्रोफेशनली उनको जवाब दिया कि सर आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, however if you don't mind can we just finish the service because there are customer behind waiting for their meals. और मैंने उनको देखा है कि वो काफ़ी देर से आपसे बात कर रही हैं, तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन अलाउ अस टू फिनिश द सर्विस, और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी इनकन्वीनियंस आई श्योरली विल लुक इनटू इट, दैट आई एम द सुपरवाइजर इन चार्ज फॉर टुडेज फ्लाइट. सो एनी हाउ वो उसने उनको मैनेज करने दिया, और हमारी 3 से 4 रोज ही बची थी फिनिश करने के लिए. तो जब हमने वो फिनिश करी, हम पीछे गैलरी में गए, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या चल रहा है. तो फिर उसने मुझे बताया कि ये एक कस्टमर है जिन्होंने बोर्डिंग के टाइम पे मुझे बोला कि मैंने स्पेशल मील रिक्वेस्ट नहीं किया है, बट मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ और मुझे वेजिटेरियन मील चाहिए फ्लाइट पे. तो क्योंकि हमारा जो नॉर्मल मेन्यू था उसके अंदर वेजिटेरियन मील था, तो शी इज लाइक आई एंश्योर टू बी कीपिंग दैट मील फॉर हिम. बट जब मैंने कस्टमर को सर्व किया, तो उन्होंने अपने साथ वालों की ट्रे में देख के मुझे बोला कि तुमने मुझे ऑफर नहीं किया मील. तो उसने बोला सर ऑफर करने के लिए वेजिटेरियन है ही नहीं कि मैं आपको ऑफर करूँ. तो देन ही पॉइंटेड आउट कि वो तो कुछ और खा रहे हैं और वो वाला कस्टमर कुछ और खा रहे हैं, तो तुमने मुझे वो वाला मील क्यों नहीं दिया. एंड उसको एक्सप्लेन किया कि जो वो खा रहे हैं दैट इज अ स्पेशल मील, इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, सो हाउ कैन आई ऑफर यू समथिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर यू. आप ऑफर तो वही चीज करोगे ना जो दे सकते हैं. मैं बस कस्टमर के लिए वेजिटेरियन में ऑप्शंस नहीं थे, बट वेजिटेरियन आउट ऑफ द मेन्यू एक ऑप्शन था, हमने उनके लिए वो रखा. तो उनको नहीं समझ में आई, और फिर क्योंकि वो भी इंडियन थी, कस्टमर भी इंडियन थे, तो वो जो ईगो क्लैश की मैं बात कर रही थी, वो क्लैशेस वहाँ पे हुए. और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा इट्स ओके, यू फिनिश द सर्विस एंड आफ्टर द सर्विस आई विल गो एंड आई विल स्पीक टू द कस्टमर. सो इन द मीनवाइल मैंने सिर्फ जाके कस्टमर से इतनी बात करी कि सर आई एम परमजीत कौर, आई एम द सुपरवाइजर इन चार्ज टुडे, एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली अलाउ अस सम टाइम टू फिनिश द सर्विस बिकॉज देयर आर अदर पीपल वेटिंग फॉर इट. सो इफ यू डोंट माइंड कैन यू जस्ट अलाउ अस 30 minutes next, we will finish the service and I will get back to you, and I totally would try and understand from you that how can we assist you on this longer flight today. So he's like okay. So हमने सर्विस फिनिश करी और मैं उस कस्टमर के पास गई, तो वो पहले से ही मतलब इस मूड में था कि अब ये भी इंडियन है तो भाई इसको भी सुनाएंगे टाइप्स. तो जब मैं गई तो उनकी कंप्लेंट्स की चिट्ठा खुल गया कि आपके क्रू ने मुझे ऑफर ही नहीं किया मील, उसने मुझे बताया ही नहीं, उसने ला के मुझे ट्रे दे दी. तो मैंने कहा सर आपको जो सर्व हुआ है वो वेजिटेरियन है. तो मैंने कहा सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने बोर्डिंग के टाइम पे मेरे क्रू से रिक्वेस्ट करी थी वेजिटेरियन मील के लिए. तो ये सेड यस. मैंने कहा सर उसके हिसाब से हमने मेन्यू डिस्प्ले किया था आफ्टर टेक ऑफ, एंड आई एम श्योर आपने मेन्यू में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 ऑप्शंस थे मील के लिए, और वेजिटेरियन लास्ट ऑप्शन था जो उसने आपको सर्व किया. इसलिए हाँ वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे वो ऑफर नहीं किया जो दूसरे लोग खा रहे थे. तो वो कैसे ऑफर कर रहे हैं? एग्जैक्टली सी दिस इज व्हाट द पॉइंट वाज. सो आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि सर आपको
वो दूसरे का मील कैसे ऑफर कर सकती है? मान लो वो उसका वेजिटेरियन आपको ऑफर करती है, आप खा लेते हैं, हम उस कस्टमर को क्या देते हैं? उनका तो रिक्वेस्टेड मील है, उन्होंने तो इंश्योर किया है कि वो फ्लाइट के लिए रिक्वेस्ट करे, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज नॉट हाउ द कंपनी रन्स and it is against the ethics, it is against the SOP of the company, so we can't go beyond to do something for you. But आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वो उनका रिक्वेस्टेड था। अब आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो, अगर कोई और कुछ और खा रहा है तो आप ये थोड़ी उस पर लटक जाओगे, यही चाहिए मुझे, जैसे वही बच्चे चाहिए कहते हैं, मुझे, जैसे मुझे बच्चे यही कहते हैं, चाहिए। मुझे वो खाना है जो उसकी प्लेट में है, चाहे नाम पता है चाहे नहीं पता है। तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे करते हैं। इमेजिन, तो इससे तुम गेज कर सकते हो कि कस्टमर किसी भी तरीके का होता है, कस्टमर होता है। तो फिर मैंने उनको समझाया, बट उनको फिर ईगो इतनी हो गई कि मैं एज अ सुपरवाइजर, मैं इंडियन हूँ एक तो, और मैं अपने क्रू को डिफेंड कर रही हूँ। तो ही सेड, परमजीत, यू नो व्हाट, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर क्रू। तो मैंने को बोला, डेफिनेटली सर, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यू। हाउ कैन शी ऑफर यू समथिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर यू? आप खुद मुझे बताइए ना कि आप कैसे ऑफर कर दोगे जो चीज किसी के लिए नहीं है। बट एनीवेज ही मेड फेसेस एंड ऑल दिस थिंग, एंड इनफैक्ट पता है उसके आसपास के जितने कस्टमर्स थे उनको भी समझ आ रही थी वो क्या कर रहे हैं। एंड कपल ऑफ देम लेटर ऑन, जब हमारी ये कॉन्वर्सेशन खत्म हुई और मुझे छोड़नी पड़ी एक्चुअली, आई लिटरली हैड टू बिकम असर्टिव विद हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि व्हाटएवर वाज बीइंग डन वाज गुड फॉर यू। एंड अदर देन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ फ्लाइट, कोई ओपन मील सर्विस थोड़ी है, कोई किचन थोड़ी लगा कि हम जाएंगे और कुछ और सर्विस रिकवरी के लिए पका के ले आएंगे आपके लिए। एंड देन ही टोल्ड मी आई विल कंप्लेन अबाउट दिस। तो मैंने कहा ठीक है सर, डेफिनेटली यू कैन गो ऑन एंड कंप्लेन अबाउट दिस एंड आई श्योरली विल असिस्ट यू विद दैट आल्सो। हमारे पास कंप्लेन फॉर्म्स होते थे और डिटेल्स होती थी कस्टमर्स को देने के लिए। तो मैंने उनको बोला, तो उनको और एरोगेंट लगा कि भाई ये तो मुंह पे बोल रही है कि करो कंप्लेन, कर लो। बट मैंने ऐसा नहीं बोला था, बट वो समझ की बात है। आप यू कैन ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से, नॉट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड। सो आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई वाज सेइंग, एंड बाकी के कस्टमर समझ रहे थे। तो उसके बाद कई कस्टमर्स ने मैं गैली में आके भी अप्रोच किया दैट आई थिंक ही इज लिटिल मैड ऑन टू थिंग्स, ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग। भाई बाकी सबको चीजें समझ आ रही, तो वही नहीं समझ आ रही। मैंने उनको बोला ठीक है। तो जब ऐसे टफ कस्टमर्स होते थे ना, तो हम कई बार क्या करते थे कि पोजीशनिंग चेंज कर देते थे। तो मैंने स्क्रू को बोला तू मेरी साइड पे सर्विस कर, बिकॉज मेरी साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन इजीली गो ऑन विद द कस्टमर्स। मैं तेरी साइड पे सर्विस करूंगी एंड आई विल डील विद दिस कस्टमर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप एक ही तरीके का क्रू जिससे आपकी नहीं बन रही है, आप बार बार उसको देखते हो तो आपको और गुस्सा चढ़ता है, फिर आपको हर चीज इरिटेट करती है उसकी। तो मुझे लगा चलो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, बिकॉज बहुत लंबी फ्लाइट है, 13 घंटे की फ्लाइट थी, मैंने कहा डोंट वरी आई टेक ओवर और मैं उससे बात करती हूँ। बट उस कस्टमर ने उस पूरी फ्लाइट पे कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद उसने पानी भी नहीं पिया उस फ्लाइट पे। मतलब इतनी उसकी ईगो पे आई थी वो बात दैट ही कुडंट टेक इट।